किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में। आज इस विषय पर हम कार्यक्रम में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि आप सब्जियों की संरक्षित खेती किस प्रकार से कर सकते हैं हमारे किसान भाई, कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी संरक्षित खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं, और जितने भी इस विषय से महत्वपूर्ण सवाल होंगे हमारे जहन में, वो भी आज हम आपके सामने एक कार्यक्रम में पेश करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर नेमराज सुंडा जी, जो कि सहायक निदेशक उद्यान दूदू से हमारे कार्यक्रम में आज हमारे बीच पधारे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। और अब क्योंकि चर्चा कर रहे हैं हम आज सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संरक्षित खेती क्या होती है सर? जी, कृषक अपने खेत पर ऑफ सीजन में सब्जियां पैदा करने के लिए, जैसे लोहे की संरचना पर पॉलीथीन लगाकर, जिसे पोली हाउस कहते हैं, पोली हाउस, नेट हाउस, लो टनल, वाक इंटरनल आदि सामग्री से घर जैसी संरचना बनाई जाती है, जिसमें एक नियमित परिवेश पैदा किया जाता है। उसमें खेती करना संरक्षित खेती कहलाती है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य या अपना कृषक है जो आवश्यकता अनुसार तापमान और आर्द्रता का नियमन कर सकता है तथा हानिकारक व्याधि और कीटों को अंदर आने से रोक सकता है उस घर में। जी, तो सर ये तो आपने बताया संरक्षित खेती के बारे में। अब क्योंकि आज हमारा जो मूल विषय है वो है सब्जियों की संरक्षित खेती, तो सब्जियों की संरक्षित खेती की जब बात आती है तो सबसे पहला हमारे किसान साथियों के जहन में एक ही सवाल आता है कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी संरक्षित खेती हमारे किसान साथी कर सकते हैं, तो वो कौन सी सब्जियां हैं, आप हमारे किसान साथियों को बताइए। राजस्थान में जो प्रचलन में है संरक्षित खेती, वो है सबसे ज़्यादा खीरा। लगभग राजस्थान में जो 3000 एकड़ में खेती होती है संरक्षित खेती, उसमें लगभग 80% खीरे का ही उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में शिमला मिर्च है, टमाटर है, जुकनी है आदि ये सब्जियां इसमें पोली हाउस में लगाई जाती है या संरक्षित खेती में लगाई जाती है। जी, तो आपने बात करी यहाँ पर खीरे की कि राजस्थान में 80% जो है वो खीरे की खेती की जाती है। तो अब सर जो सवाल है वो हमारा ये है, हमारे किसान साथियों का ये है कि ग्रीन हाउस में खीरे की उन्नत खेती कैसे की जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आप डिटेल में बताइए कि हमारे किसान साथी विस्तार से बताइए आप हमारे इस विषय पर। खीरे का जो यूज है, प्रयोग है, वो डे बाय डे बड़ा है। सलाद के रूप में यूज किया जाता है इसका, और विदेशों में ये निर्यात भी होता है, इसलिए आसानी से इसका मार्केट मिल जाता है। इसका प्राय मंडी में भाव भी ठीक रहता है। तो प्रचलन में सबसे ज़्यादा खीरा रहता है। खीरे की ग्रीन हाउस या नेट हाउस में जो खेती की जाती है, उसमें लगभग राजस्थान में 2 सीजन में खेती की जाती है। पहली सीजन आती है गर्मियों की सीजन, उसमें खेत की तैयारी पहले ही कर लेते हैं। अप्रैल और मई में खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करते समय इसमें रोटोवेटर का यूज होता है, डिस्क प्लो का यूज होता है, गहरी जुताई की जाती है। पाटा लगाने के बाद में इसमें सोइल सोलरेशन करना इंपॉर्टेंट है। इसमें सूर्य की धूप से मृदा का निर्जमीकरण किया जाता है, जिसमें निमेटोड्स और जो हानिकारक फफूंद जनित जो व्याधियां हैं उनके जम्स खत्म हो जाए, इसलिए इसमें किया जाता है प्रैक्टिस की। जो पहले गोबर का खाद डाल दिया, बाद में पाटा लगा के, और उसमें जो हमारे से उसको भिगा दिया जाता है खेत को, और उसके बाद में जो ट्रांसपेरेंट शीट आती है पॉलीथीन की, उसको बिछा के लगभग 2 से 3 सप्ताह छोड़ा जाता है, जिससे वो गर्म यानी 10 से 12 डिग्री और ज़्यादा बढ़ जाता है अंदर का तापमान, और हानिकारक निमेटोड और व्याधियाँ खत्म हो जाती है। इसमें पहली सीजन में बुआई होती है जून और जुलाई के बीच में। लगभग 8000 बीज 1 एकड़ पोली हाउस में लगाए जाते हैं, और ये बीज लगभग 1 महीना बाद में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लगभग 35 से 40 दिन बाद में बीज बुआई के खीरे में तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है, और ये लगभग 3 से 4 महीने फसल चलती है। जो दूसरी फसल है इसकी, वो सर्दियों में की जाती है। पहली फसल के 1 महीने में खेत की तैयारी की जाती है, और जो सर्दियों में जो बीज लगता है वो नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में लगता है, जो मई तक चलता है। जी, तो ये तो आपने बताया कि ग्रीन हाउस में हमारे किसान भाई खेती कैसे कर सकते हैं, खीरे की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। सर, अब बात आती है, क्योंकि अभी आपने बात की खाद की, उर्वरक प्रबंधन की, तो ग्रीन हाउस में हमारे किसान भाई जो हैं वो खीरे की अगर खेती करना चाहते हैं तो उसमें खाद और उर्वरक का प्रबंधन वे किस प्रकार से कर सकते हैं, थोड़ा सा विस्तार में हमारे किसान साथियों और दर्शकों को आप बताइए। जी, इसमें जैसे कि प्रति एकड़ उत्पादकता ज़्यादा रहती है संरक्षित खेती में, इसलिए खाद उर्वरक ज़्यादा डाले जाते हैं। तो जैसे कार्बनिक खाद, जो गोबर का खाद माना जाता है, सड़ा गला हो, वो 15 से 20 टन 1 एकड़ पोली हाउस में डाला जाता है। और हो सके तो वर्मी कंपोस्ट अगर रहता है तो 15 से 20 कुंटल वर्मी कंपोस्ट भी बेड बनाते समय, अंतिम जुताई के समय वर्मी कंपोस्ट भी डाला जाता है, जिससे कार्बनिक खाद जो अंश है वो ज़्यादा रहे। पोषक तत्व जो भी खेत में डालेंगे वो उसमें पानी की नमी का संरक्षण का भी काम करेंगे, और जो बायो एजेंट्स होते हैं नीचे लाभदायक, वो भी उसमें अपना खाना ले पाएंगे।
इनके बाद में लगभग जो छोटी आयु में पौधा रहता है 1 माह तक ज़्यादा खाद नहीं दिया जाता है इसमें। एक बार 12-61-0 दिया जाता है, जिससे कि 12% नाइट्रोजन होती है, 61% उसमें फास्फोरस होती है और 0 पोटास, जिससे कि जड़ों का निर्माण अच्छा हो जाता है। आजकल प्राय देखने को आता है कि इसमें ह्यूमिक एसिड और ये जो माइकोराइजी होती है वो भी एक बार डाला जाता है, जिससे जड़ें अच्छी खासी बन जाए, पौधा स्वस्थ रहे। 1 माह तक बहुत ज़्यादा खाद नहीं डाला जाता। बाद में जब फ्लोरिंग होती है और फ्रूट सेट होता है, उसके बाद में इसमें फर्टिगेशन नियमित किया जाता है। फर्टिगेशन होता है इरिगेशन के साथ में खाद देना, फर्टिगेशन कहलाता है। तो आजकल वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर आते हैं, जो 100% जल में घुलनशील होते हैं, उसकी कई ग्रेड्स आती है, जैसे NPK 19-19। अगर कम पैदावार हो रही है तो NPK 19-19 का नीचे 1 एकड़ में एक बार में 2 से 4 किलो दिया जाता है, और हल्का इसका स्प्रे भी ऊपर किया जा सकता है 1% का जी। साथ में ही दूसरी इसकी ग्रेड आती है NPK 0-52-34। 0 इसमें नाइट्रोजन होता है, 52 फास्फोरस होता है और 34 पोटास। तो जब फल बनने लगे उसमें फास्फोरस और पोटास चाहिए, ताकि वो फल क्वालिटी में अच्छे रहे और जल्दी से परिपक्व हो जाए। उनके बाद में जल्दी से पकाने के लिए 0050 NPK जो ग्रेड आती है 0050 वो भी डाली जाती है। तो इनका एक नियमित शेड्यूल होता है कि आज स्टार्टिंग में 19-19 सलाह दिया तो 1 या 2 दिन के अंतराल के बाद में 52-34 डाला जाएगा। उसके फिर 2 या 3 दिन बाद में 0050 देने के बाद में अनुमान तुड़ाई हो जाती है। और साथ में ये कैल्शियम नाइट्रेट, वो भी बोरोन नाइट्रेट हो तो अच्छी बात है, तो इसको बोलते हैं बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, वो नियमित अंतराल पर दिया जाता है, जिससे कैल्शियम की कमी से पौधों में इसमें ऊपर की पत्तियां नीचे की तरफ कर्लिंग हो जाती है और टिप बर्निंग भी होती है। तो कैल्शियम देना जरूरी है। बोरोन और कैल्शियम खीरे के लिए आवश्यक है। साथ में फिर भी अगर कहीं इसमें न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर डे तुड़ाई होती है और ये 40 से 50 टन 1 एकड़ में उत्पादन देता है। तो फोलियर जो ग्रेड आती है NPK की, वो ऊपर भी दी जाती है, जिससे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन पौधे को मिले और अधिक से अधिक उत्पादन पौधा देवे। जी। तो नेमराज जी, अभी आपने बताया कि किस प्रकार से किसान भाई ग्रीन हाउस में जो खीरे की खेती करना चाहते हैं वह उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। अब बात आती है क्योंकि इस जो खेती है हमारे किसान भाई करते हैं, अपने खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन खेती में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है कीट और व्याधियों से, कीट पतंगों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो हमारे किसान भाई ग्रीन हाउस में खीरे की खेती करना चाहते हैं, वह अपने ग्रीन हाउस में कीट और व्याधियों का प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को डिटेल में बताइए। क्योंकि आज हम चाहते हैं कि ये जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत सारे हमारे किसान भाई अक्सर हमसे पूछा करते हैं कि सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में हमारा जो है रुझान बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारे किसान भाइयों ने डिटेल में और महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए इस विषय पर। जी, संरक्षित खेती में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनमें कीट और व्याधियों का प्रकोप के लिए कम से कम रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करें अपन जी। तो इनके लिए सबसे पहले तो पॉली हाउस, नेट हाउस में जो संरक्षित खेती में जो घर जैसा कृत्रिम जो परिवेश बनाया जाता है, उसमें इंसेक्ट प्रूफ नेट लगाया जाता है 40 से 50 में इसका। तो बाहर के फ्लाई करने वाले इंसेक्ट उसके अंदर नहीं आते। लेकिन फिर भी क्या है, सोइल बोर्न और बाहर से अगर पहले से कोई एग्स जमीन के अंदर पड़े हैं, उनसे इंसेक्ट पनप सकते हैं। उनकी रोकथाम के लिए अनुमान सबसे पहले मैंने ये प्राय देखा है कि खीरे की वो संरक्षित खेती में जब फसल 1 से 2 माह की है, उस समय ओनली नीम ऑयल 10,000 ppm और करंज ऑयल इनका अगर नियमित इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के दौरान, तो थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और जो भी रस चूसने वाले कीट है वो कम से कम इसमें पनपते हैं, न के बराबर पनपते हैं। नीचे निमेटोड्स की कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने पहले ही बताया था, सॉइल सोलराइजेशन करने से निमेटोड लगभग 1 वर्ष तक उसमें आते नहीं है। फिर भी अगर सॉइल उसके प्रति थोड़ी संवेदनशील है तो इसमें कुछ बायोजेंट्स आते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, आपका पेसिलोमाइसिस लिनानस, वर्टिसेलियम क्लेमाइडोस्पोरियम, ऐसे 4 ऐसे बायोजेंट है। इनका नियमित अगर ड्रिप के द्वारा 2-2 लीटर पर एकड़ पॉली हाउस में चलाते रहेंगे तो निमेटोड इसमें पनपेंगे नहीं, और जो निमेटोड छोटी मोटी पॉपुलेशन बन भी गई वो भी इससे नष्ट हो जाती है, बिखर जाती है। साथ में ये तो हो गया आपका बायोजेंट, यानी आप जो पॉली हाउस में जो खेती की जाती है वो सेमी ऑर्गेनिक हो सकती है। ध्यान यही रखा जाना चाहिए, जब तक इंसेक्ट ETL लेवल से ऊपर नहीं आया उससे पहले बायोजेंट का प्रॉपर यूज करते रहे। नीचे मैंने जैसे बताया निमेटोड और इनका निमेटोड का और जो पैथोजेनिक फंगस होती है उनके लिए सूडोमोनास आपका है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, वर्टिसेलियम क्लेमाइडोस्पोरियम है, पेसिलोमाइसिस है, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। ऊपर जो रस चूसने वाले कीट आते हैं उनकी रोकथाम के लिए मैंने पहले ही बता दिया, करंज ऑयल और नीम ऑयल। नीम ऑयल 1500 ppm का काम भी करता है और 10,000 ppm का बहुत ही इफेक्टिव है। इनके बाद में फिर भी इंसेक्ट का हल्का प्रकोप होता है तो बेवरिया बेसियाना फफूंद आती है, मेटाराइजम एनिसोप्लाई फफूंद आती है,
आपका सूडोमोनास फ्लोरेसेंस ऊपर भी स्प्रे किया जाता है। जी। तो ये जो है वर्टिसिलम लेकानी का ऊपर स्प्रे होता है, ये सभी बायोजेंट्स है, ये हानि रहित है अपने मनुष्य और अन्य फसल के जो पौधे हैं उन पर और अन्य लाभदायक कीटों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। फिर भी आपको लगता है ETL लेवल ज़्यादा आ गया, इंसेक्ट ज़्यादा पनप गए और फसल जैसे जैसे वृद्धि करती है तो उसका खुद का टॉलरेंस या रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, उस समय आप हल्का केमिकल ले सकते हो जिसमें रस चूसने वाले कीटों के लिए आपका इमिडाक्लोरपिड है, एसिट्रामाप्रिड है, थाइमेक्थोक्साम है। इनका अलग अलग ट्रेड नाम से मार्केट में आता है। इनका सिंगल स्प्रे भी रिड्यूस कर देता है पॉपुलेशन को, क्योंकि ये सिस्टमिक होते हैं। अगर आपने ऊपर स्प्रे किया तो पूरे सिस्टम में घुल जाएंगे और रस चूसने वाले कीटों को मार कराएंगे। व्याधियाँ इसमें, ये तो कीटों का निदान हो गया। व्याधियाँ इसमें स्टार्टिंग में आती है डैम्पिंग हो, जिन्हें आर्द्र गलन भी कहते हैं। तना गल जाता है थोड़ी सी नमी ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले तो नमी का नियमन करना है। बहुत ज़्यादा पोलिया उसमें बेड गीली नहीं रहनी चाहिए, कम पानी दे, आवश्यकता अनुसार पानी दे और लीचिंग प्रॉपर रहे, यानी सैंडी लोम ज़मीन ज़्यादा उपयुक्त रहती है पोलिया उसके लिए। फिर भी इसमें ट्राइकोडर्मा अगर बार बार चला रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा ये सोइल बोर्न पैथोजन को खा जाती है, उसको पनपने नहीं देती। इसके बाद में अपन सूडोमोनास भी नीचे डाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो इनसे कंट्रोल हो जाता है। क्रॉप जब ऑल्डर होती है तो उसके बाद में केमिकल पे जाना पड़ता है, तो उस समय आप केमिकल इसमें आप डैम्पिंग के लिए एलिट जो पोसिटिल एल आता है केमिकल, उससे सिंगल एक बार आप ड्रेंचिंग करने से ये डैम्पिंग खत्म हो जाती है। दूसरी जो प्रमुख बीमारी आती है वो आती है इसमें डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू इसलिए कहते हैं कि फफूंद की ग्रोथ पत्ती के नीचे दिखाई देती है धब्बे के रूप में, फिर ऊपर से भी पत्ता खराब हो जाता है। तो उसकी रोकथाम के लिए जो एक सुपेरियर जो फंजीसाइड माना जाता है इस छिड़काव के लिए वो है मैनकोजेब। तो मैनकोजेब काफ़ी पुराना फंजीसाइड है, लेकिन फोलियर स्प्रे के लिए अच्छा रिकमेंडेड है। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करने से वो भी डाउनी मिल्ड्यू रुक जाती है। एक इसमें आता है ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट या बैक्टीरियल ब्लाइट। तो उनकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव किया जाता है। साथ में इसमें कभी कभी ये भी देखा गया है विल्ट पौधे को सुखा देती है एकदम, तो उनके लिए आप ये जो ट्राइकोडर्मा ये भी इफेक्टिव है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी इफेक्टिव है और मैनकोजेब भी। तो मोटा मोटा जो फंजीसाइड है वो मैनकोजेब है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। आजकल नया चला है वो मेटाइलेक्सिल प्लस मैनकोजेब के नाम से, रिडोमिल के नाम से आता है, वो भी इफेक्टिव है। जी। तो निमराज जी, हमने बात करी खाद प्रबंधन की, उर्वरक प्रबंधन की, कीट और व्याधियों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं ग्रीन हाउस में हमारे किसान भाई। अब बात आती है उपज और मंडी की। जी। इन दोनों चीज़ों को हमारे मेहनतकश किसान भाई कैसे मैनेज करें, उनकी जो उपज होगी उसे और मंडी में उचित मूल्य उसका कैसे मिले, किस प्रकार से उसका रखरखाव करें, इन चीज़ों को हमारे किसान भाई कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप हमें ये भी बताइए। प्राय कृषकों की यहाँ सुनते हैं कि जिनकी संरक्षित खेती होती है पोलिया हाउस नेट हाउस में, वो लाखों कमाते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उसमें इनपुट खूब ज़्यादा लगता है, जो सामग्री है उर्वरक की, कीटनाशक की, वो ज़्यादा लगती है, खाद दवाइयाँ, तो उनकी लागत भी ज़्यादा आती है। तो लागत को एक तो रोकने के लिए है कि बायोजेंट का ज़्यादा यूज़ करें, गर्मियों में निमेटोड और उनको मारने के लिए सोलराइजेशन का प्रयोग करें और बायोजेंट ज़्यादा डालने से। बायोजेंट्स क्या है, एक तो सस्ते आते हैं और लंबे समय तक वो प्रभावी रहते हैं और मृदा भी उससे स्वस्थ रहती है, ज़्यादा केमिकल डाला नहीं जाता। तो एक तो सबसे बड़ी ये है संरक्षित खेती में कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें और फसल हेल्दी रहेगी, उत्पादन ज़्यादा आएगा। दूसरा क्या है, मार्केट भाव। पोलिया हाउस को लाभदायक बनाने में उत्पादन और मार्केट भाव दोनों इम्पोर्टेंट कारक है। अगर अच्छा उत्पादन है, कम भाव में भी ठीक ठाक किसान कमा लेता है। मार्केट भाव अच्छा है तो सीमित उत्पादन में भी अच्छा भाव कमा लेता है। तो ये प्राय देखा गया है। जयपुर के पास में मुहाना मंडी है, जो टर्मिनल मंडी है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो पोलिया हाउस की वो जयपुर के सराउंडिंग है, 40 किलोमीटर। कारण यही है कि ट्रांसपोर्टेशन कम आता है और आसानी से एक्सपोर्ट भी होता रहेगा, भाव ठीक मिल जाता है। लेकिन इसमें ये देखा गया कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ और बाहर के जो है ज़िले, उनसे भी ये जो खीरा है वो टर्मिनल मंडी यहाँ मुहाना आता है और यहाँ से एक्सपोर्ट और दिल्ली वगैरह जाता है। तो सबसे मैं किसानों को ये कहना चाहूँगा, फसल को और मृदा को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रखनी है। केमिकल नीचे ड्रेन से ना के बराबर करे, ऐसे नीचे बायोजेंट का यूज करने से ही कीट पतंगे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नीचे बहुत सारे किसान हम देखते हैं कि वो अनावश्यक केमिकल नीचे डाल रहे हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 4-4 किलो नीचे दे रहे हैं, आपका मैनकोजेब दे रहे हैं, कार्बेंडाजिम दे रहे हैं। तो इतना शायद आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग में डैम्पिंग आ रही है, उस समय आप ट्राइकोडर्मा डालें, ETL बढ़ गया, उस समय आप एक बार कार्बेंडाजिम या फिर आपका जो पोसिटिल आता है इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। जी।
तो निमराज जी, आपने बताया कि ग्रीन हाउस में अगर हम जयपुर की बात करें या राजस्थान की बात करें तो 80% जो किसान हैं वो खीरे की खेती करते हैं, लेकिन एक ग्रीन हाउस के लिए एक फसल चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहाँ की जो मृदा है उसके लिए भी एक ज़रूरी है कि कुछ चेंज होना चाहिए फसल के उत्पादन में। तो अगर हम बात करें शिमला मिर्च की, तो ग्रीन हाउस में शिमला मिर्च की खेती है वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि फसल चक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात पूछी है कि अनमन किसान क्या करते हैं, खीरे की खेती थोड़ी आसान है और मंडी पास में है तो खीरे की फसल हर बार लेते हैं, फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, जिससे क्या है कि खीरे में आने वाली बीमारियां घर कर लेती है उसी हाउस में और वो फिर अगली बार ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो फसल चक्र अपनाने के लिए इसमें शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, टमाटर की कर सकते हैं, जुकीनी की कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च का अनुमान ये देखा गया है कि ये महंगी सब्जी है, 5 स्टार 3 स्टार होटलों में इसका प्रयोग सलाद और सब्जियों में किया जाता है। तो इनके लिए ये है कि खीरे जितनी इसमें इनपुट और अन्य दवाइयाँ लगती है, शिमला मिर्च में क्या है कि ये अलग अलग कलर की आती है, ग्रीन कलर की है वो तो जल्दी से उत्पादन दे देती है, लगभग आप नर्सरी ट्रांसप्लांट करने के 60 दिन बाद में तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। आपका जो रेड और येलो कलर आता है वो 70 से लेके 80 से लेके 90 दिन तक तुड़ाई स्टार्ट होती है, लेकिन वो लंबी चलती है, 9 से 10 माह तक चलती है। तो जो टमाटर और जो शिमला मिर्च की खेती पोलियास में लगभग एक सीजन ही की जाती है और जबकि आपका किराया वो 2 बार किया जा सकता है। लेकिन शिमला मिर्च में चूँकि मैंने बताया कि ये महंगी सब्जी है तो इसमें रेट अच्छी मिलती है। इसमें लगभग आपको जैसे अनुमान मार्केट रहता है 50 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो तक और लगभग 40 टन इसमें पैदा होता है 1 एकड़ पोलिया उससे। तो ये खीरे की दोनों सीजन के कंपेयर में अकेली एक सीजन ही ज़्यादा लाभप्रद रहती है। तो शिमला मिर्च खीरे की जैसे ही है, आप जैसे गर्मियों की जो सीज़न लेते हो तो इसमें जुलाई में नर्सरी तैयार की जाती है, अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग होती है। तो ट्रांसप्लांटिंग के आपके ये देखा जाता है उस समय ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आप नर्सरी घर पे बना रहे हो तब तो ठीक है, बाहर से ला रहे हो तो उसी समय आपको ड्रेंचिंग करनी होती है, क्योंकि बाहर से इसमें निमेटोड्स और आपके फंगस और आपके थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और माइट का प्रकोप बाहर से आ सकता है जो इसको फसल को खराब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नीचे ड्रेंचिंग की जाती है वो ट्राइकोडर्मा की है और ऊपर इसमें हल्का केमिकल डाला जाता है जिसमें आपका जो एक एबामेक्टिन करके आता है, माइट के लिए बहुत प्रभावशाली है। एबामेक्टिन है, एक है प्रपोरजाइट है 57 वो माइट के नाम से आता है, साथ में एक सल्फर वोकोविट के नाम से आता है। उनका स्प्रे करने से इसमें माइट खत्म हो जाती है, क्योंकि सबसे प्रमुख जो इसमें कीट आता है वो माइट आती है, उसके बाद में इसमें थ्रिप्स रहती है। थ्रिप्स का अटैक और एक वाइट फ्लाई का अटैक रहता है। तो वाइट फ्लाई के लिए इसमें इमिडाक्लोरपिड की जो दवा आती है वो लाभप्रद है, 3 लीटर पानी में 1 ml डाला जाता है। साथ में ये नहीं मिलती है तो एसिटामाप्रिड है, आपका थाइमेक्टोग्जाम है, तीनों एक ही नियोनिकोटिनॉइड ग्रुप की है जो बहुत ही प्रभावी है, जो आपके जो कीटों को है ना वो नष्ट कर देती है। और बाद में इसमें भी वही होता है कि स्टार्टिंग में नर्सरी लगाई उस समय आप केमिकल थोड़ा डाल दो, बाद में 15 से 20 दिन तक आपको वही बायोएजेंट का सारा लेना है, कोई केमिकल नहीं डालना है। जब सिम्टम्स दिखे तो केमिकल डालो, नहीं तो बायोएजेंट पे आप इस क्रॉप को निर्भर रखो। जी डॉक्टर साहब, बहुत विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी दी है आज कार्यक्रम में आपने, और हमने भी संभव कोशिश की थी कि इस विषय को अच्छे से हम हमारे किसान भाइयों के लिए कवर करें। अब क्योंकि हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे ग्रीन हाउस की, और ग्रीन हाउस की जब चर्चा होती है तो जहन में 2 नाम आते हैं, पॉली हाउस और शेडनेस हाउस। तो ये दोनों क्या है, इसके बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताइए, और सरकार की तरफ से इस पर अनुदान की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से हमारे किसान भाई इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइए। जी, कई किसान भाइयों को संशय रहता है कि नेट हाउस क्या है और पॉली हाउस क्या है। मोटे तौर पे नेट हाउस, पॉली हाउस या कोई भी संरचना जिसमें संरक्षित खेती की जाती है उसको ग्रीन हाउस अपन नाम दे देते हैं। जी। तो ग्रीन हाउस तो एक बड़ी टर्म है जिसमें आपका एक आता है पॉली हाउस। पॉली हाउस तो ये है कि 1 एकड़ में आपका लोहे का जो संरचना बनाई जाती है फैब्रिकेटेड करके, उसके ऊपर पॉलीथीन लगाई जाती है 200 माइक्रोन की, जो आपका सर्दियों में तापमान कम नहीं होने देती, वो पॉली हाउस कहलाता है। नेट हाउस इसके अपोजिट काम करता है। नेट हाउस आपकी गर्मियों में इसमें हवा अंदर से आती है, हरा या वाइट कलर का नेट रहता है, लेकिन ये सर्दियों में काम नहीं करता क्योंकि ठंडी हवा इसमें प्रवेश कर जाती है। तो ये गर्मियों के लिए नेट हाउस काम का है और सर्दियों के लिए आपका पॉली हाउस काम का है। और इसमें जो अनुदान की जो प्रक्रिया वो है कि राज किसान साथी पोर्टल पे कोई भी किसान भाई जिसके नाम कम से कम 2 बीघा जमीन नाम है, वो जमाबंदी और आपका नक्शा लेके
और उस मिट्टी की मर्दा और पानी की जांच रिपोर्ट साथ में लेवे और उस फर्म का कोटेशन जो लगाना जिससे लगवाना चाह रहे हैं पोलिया उस नेट हाउस वो लेके आप आपका जो जन आधार और आपका जो आधार कार्ड है उससे रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाएगा और उस पर नया आवेदन करे के लिए आता है, उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देवे। इसमें क्या है कि टारगेट थोड़ी सीमित है क्योंकि इसमें कॉस्ट खूब लगती है। लगभग इसमें सरकार 95% अनुदान देती है, लेकिन एक ही पोलिया हाउस 1 एकड़ की जो कॉस्ट है वो लगभग 42 लाख रुपए की है। तो बहुत मोटी राशि होने से सीमित टारगेट रहते हैं। जो इच्छुक किसान है बार बार आवेदन करते हैं, उनका हर साल मई में लॉटरी द्वारा चयन किया जाता है। जिनका चयन में नंबर आ जाता है उनका फिर विभाग के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण विषय था जिस पर आज हमने कार्यक्रम में चर्चा की है। और किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको भी आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम सब्जियों की संरक्षित खेती पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति है आपके कोई सुझाव तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो डॉक्टर निर्मला सुंडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। हमारे किसान साथियों को संरक्षित खेती के बारे में आपने बताया, सब्जियां कौन कौन सी है जिनकी संरक्षित खेती किसान साथी हमारे प्रदेश के आसपास के जो क्षेत्रों में इलाकों में कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।